उसको हमने कहा कि आपने हमारे बिहाफ पे कैसे साइन किया वो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ, किसने इख्तियार दिया था आपको? उसके पास जवाब नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गिलगित टीवी में हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने गिलगित बल्तिस्तान के जो आइनी सूबे के हवाले से वफाकी वज़ीर अमीन गंडापुर का जो एक बयान था उस हवाले से बात की थी। आज हम कुछ दूसरे गेस्ट के साथ इसी हवाले से बात करेंगे कि आया गिलगित बल्तिस्तान का आइनी सूबा बनना मुमकिन है या नहीं है, और ये कि जो अबूरी एक सूबे की बात हो रही है और बाज़ कुछ हलकों में किसी नए प्लान की भी बात हो रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और मैंने ज़हमत दी है अमानुल्लाह साहब, हमारे सीनियर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ इनका है और फार्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनका बुनियादी तौर पे डेजिग्नेशन रहा है जब ये गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं। और मज़े की बात इनके हवाले से ये भी बताऊं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और उस ज़माने में मीरों के ख़िलाफ़ जो एक मूवमेंट चली थी उसको भी अगर लीड नहीं किया था तो उसमें बहुत उनका एक्टिव हिस्सा था। मेरे दूसरे मेहमान अब्बास मुसफ़ी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, नौजवान क़यादत और अस्तौर से ज़िला अस्तौर से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब। सबसे पहले मैं अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक बाज़ जगहों पे हमने ये सुना है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बयान गंडापुर साहब का आया था उसी टाइम पे शायद कोई और प्लान भी डिस्कस हो रहा है। गंडापुर साहब का बयान तो जो अखबारात में आया उसमें यह था कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां आइनी सूबा बनाया जाएगा। तो आइनी सूबा बनाया जाएगा एक तरफ था, ये दूसरा प्लान था। ये इसके बारे में मैंने सुना है कि आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ये प्लान बुनियादी तौर पर क्या है, ज़रा इसकी वजाहत करें। बड़ा शुक्रिया आपने इनवाइट किया और ख़ासकर इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने की मौका फ़राहम किया। पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि 74 ईयर्स में पहली मरतबा रियासत एक ऐसा फ़ैसला गिलगित बल्तिस्तान के लिए करना जा रही है। अगर जो मालूमात हमारे पास हैं अगर उसी तरह फ़ैसला होता है तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत मुनासिब और जिसे कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रिलीफ़ मिलेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस फ़ैसले का, और आपने ज़िक्र भी किया मोहतरम गंडापुर साहब का, उनके बयान के हवाले से आपने ये भी, आपको याद होगा, आपके रिकॉर्ड में होगा, कुछ अर्से पहले उन्होंने बयान दिया था कि हम सूबा बना नहीं सकते हैं। जी जी जी। तो मेरा ख़्याल है वो इंतहाई कन्फ्यूज़ हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी डिसीजन होने जा रहा है इसका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ नहीं है बल्कि रियासत के साथ है। और ये जो डेवलपमेंट हुई है, मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर 5 अगस्त 2019 में मोदी ने जो हरकत की मकबूजा कश्मीर के अंदर जो स्पेशल एक स्टेटस था उसे ख़त्म किया, उसके रिएक्शन में रियासत ने यह फ़ैसला किया कि गिलगित बल्तिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत उस स्पेशल स्टेटस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ नाम देती है और कंफ्यूज इतने हैं कि वो अप्रोप्रिएट नाम भी नहीं दे पाते हैं। अच्छा। कभी आइनी सूबा कहते हैं, आइनी सूबा तो मुमकिन नहीं है। मैं बड़े वसूख के साथ और इंतहाई अपनी स्टडी के साथ मैं ये कहता हूँ कि आइनी सूबा मुमकिन नहीं है और आइनी सूबे पे बात होगी भी नहीं। अभी इस प्लान के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन तो मीडिया में आई है। आपको पता है अगर आइनी सूबा बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करनी होगी। आर्टिकल 1 में तो अमेंडमेंट होती नहीं है। शरीर रहमान साहिबा ने पिछले दिनों मीडिया में बताया कि आर्टिकल 258 और आर्टिकल 257 में अमेंडमेंट होगी। तो आर्टिकल 258 और 257 कश्मीर के बारे में है। तो यकीनन आप इस चीज़ को देखें कि पाकिस्तान 1947 के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर थी ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। उसमें एक मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो उसमें जो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर है वो एक किस्म का स्पेशल स्टेटस तकरीबन 73 ईयर्स से मकबूजा कश्मीर और 74 ईयर्स से जी जी बताएं। ये एक अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो मैं इसको इनिशिएट करता हूं। मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है थोड़ी बहुत, गिलगित बल्तिस्तान प्लस लद्दाख कारगिल, कोई ऐसा प्लान भी है आपके नज़दीक है इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, मेरी मालूमात यही है, बल्कि इस प्रोविंस में लद्दाख भी है, करगिल भी है, लेह भी है। इसको रखा जा रहा है और इसके मुताबिक बाज़ाब्ता जो नेशनल असम्बली है उसमें सीटें रखी जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान की भी सीटें होंगी, लद्दाख कारगिल और उसकी भी अपना लेह की भी सीटें होंगी और सेनेट में भी सीटें होंगी। जो बेसिक चीज़ है शबीर साहब, असल में जो स्पेशल स्टेटस मकबूजा कश्मीर का मोदी ने ख़त्म किया है उसके रिएक्शन में रियासत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को यूनिक स्टेटस देना चाहता है और उसको
आइन पाकिस्तान का शेल्टर देना चाहता है। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें डिस्कस किया था कि गिलगित बल्तिस्तान का रियासत जम्मू कश्मीर का ये जो तनाज़ा है उसके सलूशन तक जो बेहतरीन हल है वो स्पेशल स्टेटस का हल है। तो ये जो है रियासत ने ये समझा है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए ताकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो वल्नरेबल हैं इस वक्त सीपेक को लेकर, जो इस तरह के हालात चल रहे हैं रियासत के लिए, तो इनकी जो एहसास महरूमियाँ हैं उन्हें मज़ीद उनको तूल नहीं दिया जाए, बल्कि इनकी एहसास महरूमियों को ख़त्म किया जाए और एक ऐसा स्पेशल स्टेटस हो जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हल हो। ठीक है, स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है। अमानुल्लाह खान साहब, स्पेशल स्टेटस या आइनी सूबा आपके ख्याल में क्या होगा या क्या होना चाहिए? इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जिसको जब तक हम डिस्कस ना करें तो मेरे ख्याल में हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकेंगे। सबसे पहले यह है कि हमारी क्या स्टेटस थी जब ये आज़ाद कराया गिलगित स्काउट्स और चित्राल स्काउट्स ने मिलकर इस इलाके को, तो उस वक़्त क्या हमारी स्टेटस थी? उस वक़्त 5 एरियाज़ थे, गिलगित, चित्राल, लद्दाख, हमारा शिनाज़ स्पीकिंग बेल्ट और बल्तिस्तान, ये 5 इलाके थे और उसको गिलगित एजेंसी प्रोविंस का नाम दिया था। ठीक। तो जब तक आप उसको सामने नहीं रखेंगे तो आप मेरा ख्याल में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। और इसका हल ही इसी में है, इसका हल ही इसी के अंदर है कि हमें उसकी बुनियाद पर ये जो 5 एरियाज़ है, तो जिसको मैं बीच में कुछ अरसा चलाता रहा, गिलचिस्तान का नाम मैंने तजवीज़ किया था इस सूबे का, मतलब GI गिलगित के लिए, L लद्दाख के लिए, CHI चित्राल के लिए और H शिनाज़ स्पीकिंग बेल्ट जो चिलास से लेकर पटन तक का इलाका है। ठीक है। और तान जो है बल्तिस्तान का। तो इस लिहाज से मैं 5 एरियाज़ का जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं उसको मिला के मैंने ये गिलचिस्तान का नाम तजवीज़ किया था और ये पेज चलता रहा काफ़ी अर्सा तक। और जब भी मैं लिखता हूँ कभी कभार तो गिलचिस्तान ज़रूर लिखता हूँ सूबे का नाम। जी। तो कहने का मकसद ये है कि उस बैकग्राउंड में देखना होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आइनी क्या चीज़ है? पाकिस्तान की जो आइनी जो पोजीशन होती है नॉर्मली वो ठीक है, वो एक पार्लियामेंट है, सॉरी टू से मैं उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी अथॉरिटी, डिसीजन का अथॉरिटी उनके हाथ में नहीं है और ये है स्टेट के पास, पाकिस्तान के स्टेट के पास है। स्टेट का ये पार्लियामेंट हिस्सा नहीं है? हिस्सा ज़रूर है, लेकिन फैसला कुन जो चीज़ होती है ना वो वहाँ से आता है। तो मुझे सच्ची बात है बड़ी खुशी हो गई जब मैंने ये जो जनरल अमजद शुएब अमजद जी उसका वो उस दिन वो देख रहा था, कोई उस पर कोई डिस्कशन कर रहा था, तो मुझे इंतहाई खुशी हो गई। वो खुशी इसलिए हो गई कि हम उन बानियों में से, यार मैं छोटा था, 17-18 साल का यंग लड़का, स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर से, उस ज़माने से हम इसके लिए लड़ रहे हैं, उस ज़माने से हम लड़ रहे हैं किसके लिए? अलग सूबे के लिए। अलग सूबा जो है जब तक ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस नहीं बनता तो आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। बाकी जो चीज़ें हैं वो लॉलीपॉप्स, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, लॉलीपॉप्स हैं और वो खा के तंग आ चुके हैं हम। अब वो ख़तरा है क़े होने का। तो इससे बेहतर ये है कि हम असल जो चीज़ हमारी जो हमारी हैसियत होनी चाहिए अलग सूबे का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस। तो और स्टेट में यही बात है, मैं समझता हूँ ये एक उसका जो इंडिकेशन जो मैं समझता हूँ एक है जनरल शुएब अमजद का, कि उसने कहा हम उनके साथ इस इलाके के लोगों के साथ हमने ज़्यादती की है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुझे अमानुल्लाह खान साहब ये बताइए, देखिए एक साइड पे वही कि आइनी और अभी खुद तक क्लैरिटी उधर से अभी नहीं आई ऑफिशियली। गंडापुर साहब ने जैसे आइनी सूबे की बात की, फिर बात कहीं और से ये आ गई कि वो अबूरी सेटअप। तो दोनों में आप क्या समझते हैं कि अगर आइनी सूबा नहीं मिलता है तो अबूरी की ज़रूरत नहीं है, ये लॉलीपॉप ही होगा? नहीं, डिपेंड करता है वो किस तरह का करते हैं। अबूरी से मुराद क्या है? जब तक वो उसके कुछ डिटेल सामने नहीं आ सकते हैं हम उस पर मतलब इस तरह कमेंट नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक आइनी का कोई मसला नहीं, इनके लिए मसला इसलिए नहीं है कि जिस जो इंडिया आपके सामने है ना, अभी आपने बात की, मौसी साहब ने भी बात की उस पर, कि वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं वो, अब आप उसको रिवर्ट करा सकते हैं? ये नहीं, मुमकिन नहीं है, रिवर्ट नहीं करा सकते। सही। आप फिर पता नहीं 100 साल और रहें, कुछ शायद कोई बात बने, तब मुझे तो यकीन नहीं है कि वो इस तरह कोई सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो इसका बेहतरीन हल इसी में है कि हम जनाब उस हिस्से को, या पाकिस्तान हम देखो ना, ये वाहिद दुनिया में वाहिद इलाका है जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है कि हमें उसका हिस्सा बनाओ। और वो किस तरह का, तो उन्होंने खुद आज़ाद कराया इस इलाके को। हमारे बुज़ुर्गों ने
मेरे वाले साहब, हमारा ख़ानदान के 15 बंदों ने हिस्सा लिया उसमें। तो मुझे पता है उसकी क्या दुख दर्द मेरे वाले साहब अक्सर बात करते थे। और उस हमारे दूसरे जो रिश्तेदार थे उसको तकलीफ़ होती थी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो कहने का मकसद ये है कि अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारे जो यूथ जो है, जिनको पता नहीं हिस्ट्री का, जो हम नई यूथ है ना, उनको हिस्ट्री का पता नहीं है, तो वो इसको खुदा ना खास्ता कोई गलत डायरेक्शन दें। तो अब इसलिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान के जो अभी भी पाकिस्तान को दिल से ज़्यादा, अपने जान से ज़्यादा अजीज़ समझने वाले जो लोग हैं, जब तक वो हैं कुछ, तो मेरा ख्याल में एक फ़ैसला होना ज़रूरी है, फैसला होना ज़रूरी है। मुझे साहब आप ये बताएं कि जैसे आपके पास मेरे नॉलेज के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, अब ये जो सेटअप नया आएगा जिसको आप खुसूसी सेटअप का शायद आपने नाम लिया ना, स्पेशल सेटअप, जी, यूनिक स्टेटस या स्पेशल स्टेटस, यूनिक स्पेशल स्टेटस, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है, एक तो तजज़िया है ना, एक अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो वैसे कुछ अगर शेयर करें, सीटें कितनी मिलेंगी, किस तरह मिलेंगी पार्लियामेंट में? देखिए, वो सीटों के हवाले से डिस्कशन करना भी कबल वक्त होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेटस के ऊपर बात करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि हम कंफ्यूज हैं, इवन जो हुकूमत अनाउंस करने जा रही है वो भी कंफ्यूज है। उसकी वजह यह है कि ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये हुकूमत नहीं करी बल्कि रियासत कर रही है। 74 सालों में हुकूमत ने जब भी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में फ़ैसला करना चाहा, रियासत ने रोका। लेकिन रियासत भी तो एकदम कैसे कर सकती है? मुझे आर्गूमेंट करने दें, मैं क्लियर करता हूँ। ये आज की बात नहीं है। इस आज मुल्क बात को नहीं चलाने है, वाले तो ये लोगों ने, clarity होनी देखें, चाहिए। इस मुल्क को चलाने वाले लोगों ने एक प्रपोज़ल दिया था ठीक। इस वाक़े के बाद, जो बॉर्गेशन हुई 370 और 35A की मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस है मकबूजा कश्मीर का, उसे बॉर्गेट किया। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो रियासत है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान की जो मुतनाज़ा हैसियत है उसे आइन का शेल्टर दें। ठीक है। पहली बात तो डन है ना कि जो रियासत जम्मू कश्मीर का जो तनाज़ा है ये इतना छोटा तनाज़ा नहीं है कि एक तरफ़ा कोई भी फ़ैसला कामयाब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मोदी ने जो हरकत की, स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जाके एहतजाज किया कि ये गलत हरकत की है। तो क्या ये पॉसिबल है वही हरकत पाकिस्तान करे? लॉजिकल नहीं बनता है। पाकिस्तान मोदी वाली हरकत करने नहीं लगा, बल्कि मोदी ने जो हरकत की है उसे ख़त्म करने के लिए, उसका रिएक्शन के लिए स्पेशल स्टेटस को बहाल, मेरे नॉलेज के मुताबिक और मेरी मालूमात के मुताबिक उस स्पेशल स्टेटस को बहाल कर रहा है। उस स्पेशल स्टेटस को ऐसे बहाल कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो पावर हाउसेज़ हैं, जिस रियासत के अंदर ये रह रहे हैं, उन पावर हाउसेज़ तक एक्सेस भी हो और उनको अपनी मुतनाज़ा हैसियत का एहसास भी हो। उसके लिए जो प्लानिंग है या जिस स्पेशल स्टेटस को अनाउंस करने जा रहे हैं, उसका नाम मौजूदा हुकूमत ने अबूरी आइनी शोबा रखा है। अबूरी आइनी शोबा। देखें, अबूरी का मतलब ये है कि स्पेशल स्टेटस है, आइनी शोबा मुमकिन नहीं है। डिसीजन ऑफ कश्मीर इशू। इसकी पहली वजह यह है कि जब तक आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट नहीं होगी, गिलगित बल्तिस्तान के टेरिटरी को इसमें शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आइनी शोबा नहीं हो सकता। और अगर गिलगित बल्तिस्तान को इस टेरिटरी को आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करके शामिल कर भी दिया जाता है एक तरफा तौर पर, तो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मोदी ने मकबूजा कश्मीर को आईने भारत में शामिल कर दिया। ठीक, जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जो 74 सालों में मुआहिदा कराची के तहत ज़िंदगी गुजारी है, उस मुआहिदा कराची के ज़रिए जो वाहिद एक लीगल रिश्ता था गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के साथ, उसे रीएड्रेस कर रहे हैं। और रीएड्रेस ऐसे किया जा रहा है कि एक नया रिश्ता बनाएं, आइन का शेल्टर दें। आइन को शेल्टर देने के लिए इनके लिए ये ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक बाख्तियार असम्बली हो। और आपको अभी मीडिया में मिल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू हो रही है, और ये भी आपको खबर मिली होगी मीडिया में कि शफ़ाफ़ इलेक्शन के बाद ये सूबे का ऐलान होगा। वो इसलिए चाहते हैं कि एक ऐसी असम्बली हो गिलगित बल्तिस्तान में, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हुआ था। असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी के साथ स्पेशल स्टेटस को इंडोर्स किया था। उसके बाद इंडिया में 370 और 35A लाया गया था। बिल्कुल इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के ज़रिए इसको इंडोर्स किया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे आर्टिकल 257 और 258 के अंदर तब्दीली करके उस स्पेशल स्टेटस को बहाल किया जाएगा। और इस स्पेशल स्टेटस के अंदर हमेशा से ये हमारा एक जो जिसे कहते हैं कि एक हिस्टोरिकल एक क्लेम है, लद्दाख लेह और करगिल के बारे में ये हमारा हिस्सा है। तो पहली बार मेरी मालूमात के मुताबिक, कहते हैं चिड़िया खबर लाती है नजम सेठी साहब कहते हैं, इसी तरह हमारी चिड़िया ने भी ये खबर लाई है कि इस प्रोविंस के अंदर लेह लद्दाख और करगिल भी शामिल होगा। और लेह लद्दाख करगिल की जो सीटें हैं, जिस तरह उन्होंने
वहाँ पे लोकसभा में गिलगित बल्तिस्तान की सीटें रखी थी, इसी तरह नेशनल हमने असेंबली और रखी। सेनेट में उनकी सीटें रखी जाएंगी। ठीक है, और इस सीटें मुझे ये बताएं कि सीटें मुनासिब होंगी, 1-2 पे तो गुजारा नहीं किया जाएगा? नहीं नहीं, 1-2 से ज़्यादा हैं। ज़्यादा है, कितनी है? इंतहाई- 15-16? मेरी मालूमात के मुताबिक टोटल 12 सीटें हैं, 12 उसमें से सीटें 6 गिलगित बल्तिस्तान को आएंगी, ठीक 6 उधर जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मालूमात है ये ठीक सिर्फ है। जी। अमानुल्लाह साहब, एक आपका जो फार्मूला था जिसको आप काफ़ी स्ट्रिक्टली मेरे हिसाब से फॉलो करते, बल्कि फॉलो क्या, आप लीड ही करते थे, गिलचिस्तान वाला। गिलचिस्तान जो तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉपुलर क्यों नहीं हो सका? ये जो नारा था या ये जो आपका काज था, इसकी पब्लिक में कोई पजराई नहीं मिली? नहीं, उसका पब्लिक में इसलिए नहीं हो सकती कि हम पब्लिकली हमने वो चीज़ें नहीं की। पब्लिकली से मुराद किसी पार्टी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से या किसी प्रेस जैसा अभी आप लोगों के ज़रिए से, तो उस प्रेस के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से करते, वो सोशल मीडिया की हद तक बात थी। और चूँकि मैंने अर्ज़ किया, मैं उस वक्त एक तो ये हुआ कि स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, तो उसको ज़्यादा वो नहीं कर सके। उसके बाद फिर आगे कुछ और इश्यूज़ आ गए हैं, तो कहने का मकसद ये, उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाए हैं। और वो एनी टाइम, वो मैं जब भी कोई मौका मिलता है तो हम उसको ज़रूर उसको रखते हैं, उसको गिलचिस्तान के हवाले से। वाकई जहाँ तक यहाँ बात हो रही थी ना कश्मीर का और हमारा इलाका, ये हमारा जो इलाका ख़ास तौर से ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, हुंजा, नागेर, आपका गज़र के सारे जो छोटे स्टेट्स हैं, प्लस चित्राल, ये प्रिंसली स्टेट्स थे। इसका उसके साथ मुआवजा नहीं कर सकते उनके साथ, कश्मीर के साथ। कश्मीर टोटली वो मुख्तलिफ वो है, ये और चीज़ है। और इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया है। अब आप देखो ना, उसका जो एक्सेशन जो एग्रीमेंट हुआ है हुंजा नगर के वहाँ, आप अगर मैं अभी हम ला रहे हैं उस पर किताब में इंशाल्लाह, अच्छा, उसमें बाकायदा एक एक्सेशन का एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ, उन दोनों मीरों ने। ठीक, फिर गवर्नर जी साइन हो चुका। फिर गवर्नर जो थे उसका मेहतर चित्राल के गुपिस यासीन और पुनियाल इश्कोमन वाला 2 मेहतर, वो भी उसमें हाजिर थे। तो सब आप यानी टोटली पोजीशन मुख्तलिफ है इसमें, आपको उधर उसको मिक्स कर रहेंगे ना, तो ये हमारी पोजीशन भी ख़राब हो जाएगी, जो हम पाकिस्तानी ये कहलाते हैं और हम पाकिस्तानी हैं। और इस एक्सेशन को इंडोर्स किया है किसने? कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने। 17 नवंबर को ये साइन हुआ, 7 दिसंबर को कायद आज़म ने उसको इंडोर्स किया है। तो आप सोचें इसमें और उसमें कहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको आप भी काइंडली उसको ज़रा थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दें इस इशू को, और ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये कश्मीर की तरह का नहीं है, ये वो कश्मीर में पोजीशन और है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, उन्होंने कई अटैम्प्ट्स किए हैं। और आप एंग्लो बुरुश वार का देखें, आपने सुना होगा। उससे पहले जो महाराजा का और महाराजा और बुरुश वार होती रही है। 1864 में दो सरदार, एक सिख था, दूसरा वो मुसलमान था। दोनों सरदारों ने अपना 1000 बाकायदा लश्कर के ज़रिए से हुंजा पर हमला किया 1864 में। तो ये हमारा गनिश से मेरा ताल्लुक़ है। गनिश का जो इलाका है वो मैदान वो लड़ाई का मरकज़ बन गया उधर। तो गनिश के लश्कर ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि बाकी सारे हुंजा से लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 300 लोगों में से 160 को मार दिया और 140 जो है ज़ख्म हो गए हैं। फिर वो अपने ज़ख्मियों को लेके फिर वो भाग गए, वापस चले गए। फिर उसके बाद दोबारा वहाँ गए तो उसने बाकायदा उनकी क्लास ली। महाराजा कश्मीर ने इतनी बड़ी फोर्स के साथ दोनों सरदार आपको हमने भेजा था, तो क्या ये तुम्हारा रिजल्ट, इतना छोटा सा स्टेट के साथ नहीं लड़ सके तुम। फिर 1866 में दोबारा हमला किया। उस वक्त तक नगर का जो था ना, जो राजा जो था वो अलग था, तो उसमें फिर मिल गए हैं। फिर नील का वाक़या, पहला नील का वाक़या हुआ है जिसको सही, और उसमें फिर अगेन उनको शिकस्त हो गई। तो कहने का मकसद वो इसका कोई कब्जा नहीं रहा। ठीक है। तो ये इस लिहाज से ये जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह का जो इशू है ना, इंक्लूडिंग चित्राल, तो ये जो है टोटली अलग है। बाकी ये गिलगित की जो बात है या अस्तौर वगैरह की जो बात हो रही थी, मैं समझता हूँ वो भी कोई चालाकी उन्होंने दिखाई है। वो फिर मैं टाइम इसमें नहीं है, मैं आपको बता देता। तो कहने का मकसद ये है कि इसको हमारे और उनके दरमियान बहुत फ़र्क है, हमारा केस। और हम इसलिए खामोश हैं कि चलो हमारे भाई हैं, उनको तकलीफ़ में है। 73 ईयर्स तक हम दुनिया की तारीख़ बनाई हमने, किसी और कौम के लिए हमने जनाब सेक्रीफाइस किया, तो दुनिया की तारीख़ बना दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये ना समझे कि हमें नहीं पता, इसका हमें सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ इसलिए
कि हमारे कश्मीरी भाई तकलीफ में है तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से, सपोर्ट कर अदरवाइज हमारा सही। अब्बास मौसवी साहब, इत्तेफाक करते हैं आप? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। हिस्टोरिकली देखें, अगर जो तकसीम हिंद है, जो ब्रिटेन जब वहाँ से गए, जो ब्रिटेन इंडिया की तकसीम हुई, उसमें जो रेड क्लिफ अवार्ड बना था, उसमें जो इख्तियार था वो प्रिंसली स्टेट को था कि प्रिंसली स्टेट को जो इख्तियार है, जिस तरफ जाना चाहें, इंडिया के साथ जाना चाहें, पाकिस्तान के साथ जाना चाहें या इंडिपेंडेंट रहें, ये प्रिंसली स्टेट को। और जो प्रिंसली स्टेट थी वो उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर का प्रिंस हरी सिंह था, और गिलगित बल्तिस्तान की जितनी छोटी रियासतें थी वो उस प्रिंसली स्टेट के अंडर थी। सबसे पहली मरतबा सिखों ने 1842 में लद्दाख बल्तिस्तान में कब्ज़ा किया। ये सब हिस्ट्री की तरफ मैं जाना नहीं चाहूँगा। उसके बाद 46 में पहला हमला गिलगित में किया, उसके बाद 46 के बाद मलिकुल अमान, उसका बेटा, उसके वालिद ने, फिर वो एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इल्हाक का हक रियासत जम्मू कश्मीर के प्रिंस हरी सिंह को था, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करते हैं, क्योंकि जो रियासत जम्मू कश्मीर रिकोगनाइज थी इंटरनेशनली, रियासत हुंजा, रियासत गिलगित, रियासत निगर इंटरनेशनली रिकोगनाइज रियासतें नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे राजवाड़े थे। ये हरी सिंह के बाज़गुज़ार थे, ये इंडिपेंडेंटली किसी से मुआहदा कर ही नहीं सकते थे। तो जो इन्होंने एग्रीमेंट, हालांकि मेरी ज़िंदगी में मेरा रिसर्च आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर है, एमफिल की मेरी रिसर्च आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के स्टडी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, मुझे कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला, बल्कि एक लेटर मिला जो मीर ऑफ हुंजा ने और मीर ऑफ निगर ने जो भेजा हो वहाँ से। और उसके बाद भी अगर आप ये इस बात को भी तस्लीम कर लेते हैं, चले जी एग्रीमेंट हो गया था, रियासत पाकिस्तान ने आपको उस एग्रीमेंट को नहीं माना, बल्कि जाके हरी उससे जो आज़ाद कश्मीर इन्होंने बनाया था उस आज़ाद कश्मीर के साथ एग्रीमेंट करके आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लिया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक नेमत से कम नहीं है। और वो जो मुआहदा कराची जिसकी एक शिक के ज़रिए हमें 74 साल तक लटका के रखा गया है, वो शिक ख़त्म हो रही है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुल्क, जिस मुल्क के नीचे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पावर हाउसेस तक एक्सेस हो रहा है। और इस तरह का एक्सेस है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग में एम्पावरमेंट होगी, और जहाँ पे मुतनाज़ा हैसियत है वो भी बरकरार रहेगी, जहाँ पे उन्हें हुकूक मिलने हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा, आप ही पहले आप रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद अमन खान साहब के पास जाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि ये एक इंतखाबी नारा है, जैसे माजी में होता रहा है, इस दफ़ा भी आप इसको सीरियस ले रहे हैं कि नहीं इंतखाबी नारा ही आपको नज़र आ रहा है? नहीं जनाब, इंतखाबी नारा हुकूमत बनाना चाह रही है, बनाना चाह रही है, लेकिन बना नहीं सकेगी। उसकी वजह यह है कि अगर ये करना चाहते हैं, अब पिछली मतलब हमने आपको याद होगा एक सोशल कंट्रैक्ट के ऊपर बात की थी कि यूनिक स्टेटस को सोशल कंट्रैक्ट के लिए बहाल किया जाए, तो ये यही कोशिश है। रियासत ये चाहती है कि इस यूनिक स्टेटस को बहाल करने के लिए लोकल जो असम्बली है उसकी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरी है। इस वक्त असम्बली ही नहीं है, हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो रियासत इसीलिए अभी दोबारा इलेक्शन कराना चाहती है ताकि एक बाइख्तियार मजबूत असम्बली हो और एक बाइख्तियार वज़ीर आला हो। और ये भी चाहती है कि किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो, ताकि दुनिया में देखने वाले ये कहें कि इस बार जो असेंबली बनी है इसमें कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, बल्कि लोगों के विल के ज़रिए लोग आए, और इस असेंबली के ज़रिए जो फैसला होगा उसी बुनियाद पे आईन पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट होगी। तो ये एक किस्म का सोशल कंट्रैक्ट होगा जिसकी बुनियाद पर एक स्पेशल स्टेटस इंस्टॉल किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है इसका कश्मीर इशू के हल होने तक इससे अच्छा सलूशन मौजूद नहीं है। सही। अमन खान साहब, एक मजबूत असम्बली से हम क्या मुराद हैं? मिसाल के तौर पर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें लेट सपोज 10 सीटें एक जमात की आती हैं, 9 सीटें एक जमात की आती हैं, तो वो अपोजिशन तो फिर तो सख्त होगी ना। फिर कंसिस्टेंस अगर ओवरऑल हम देखें तो वो तो अगर बिट्स एंड पीसेस में हो तो भी उस टाइम पे लोग कर लेते हैं, पॉलिटिशियंस कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में किस तरह की ये इलेक्शन होंगे और असम्बली आएगी? इलेक्शन का जहाँ तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, अनफॉर्चुनेटली 1970 के बाद मेरा ख्याल में हिस्ट्री में पहली मरतबा 1970 का जो इलेक्शन था वो फेयर इलेक्शन हुए थे उस वक्त, और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और मैं अब टाइम नहीं, वरना मैं आपको हमारी जो डिस्कशन हो गई थी शेख मुजीबुर रहमान से, मौलाना बादशाह से 1970 के इलेक्शन से पहले हम यही हमारी तंजीम हुंजा नगर लिबरेशन मूवमेंट, उसके ज़रिए से हम उनसे मिले हैं। उनके क्या थे, अभी आप टाइम नहीं है, वरना मैं आपको सारा बता देता। किसी और प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन मुख्तसर अगर बताएं इसको मुख्तसर में ना, तो आपकी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल, मैं हमारे बाकायदा डेलीगेशन, अच्छा, और हम उनको रिसीव करने गए थे मौलाना बादशानी को। अच्छा, फिर शेख मुजीब के साथ खोंदकर मुश्ताक और डॉक्टर गुलाम हुसैन, खोंदकर मुश्ताक जो सदर बना बाद में बांग्लादेश का, और डॉक्टर गुलाम हुसैन उनका फॉरेन मिनिस्टर बन गया था उस कैबिनेट में। तो ये उनकी पूरी टीम थी। हमने मज़ार कायद-ए-आज़म पे
जलसा इनके लिए किया था, तो उसमें शेख मुजीब अचानक कोई फ्लू हो गया ऐसा कि वो बेचारा वो आ नहीं सके, लेकिन खुंदकर मुश्ताक और डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन आके उन्होंने उसकी तरफ से वहाँ एड्रेस किया और हमें ये कहा कि आपको अलग सूबा मिलेगा, आपको क्लियर उन्होंने कहा। अच्छा। आपके साथ ज़्यादती हो गई है। और उसमें एक चीज़ जो उन्होंने बयान की, शेख मुजीब ने ख़ुद बोला कि उन्होंने एक बात की, उसने कहा कि ये जो मेजॉरिटी एरिया, मतलब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा, इंडिया का हिंदू मेजॉरिटी है तो वो इंडिया का, जो उनका एक्चुअल असल जो फैसला था वो था ना, तो पूरा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये जितना इलाका है वो तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी है ना। तो अंग्रेज़ों ने ये एक गन छोड़ा पीछे ताकि हम आपस में ये लड़ते रहें और इनके मसला जो है ना ख़त्म ना हो। तो बकौल उसके शेख मुजीब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने जहाँ तक मीरों की बात थी उस पर उन्होंने कहा मैं उसमें हुंजा के रिवर में फेंक दूँगा, शेख मुजीब का अल्फाज। अच्छा। और ये मौलाना बादशाह ने कहा मैं उसको इंडस में फेंक दूँगा इनको, मीरों को। हाँ हाँ, मीरों के मुतालिक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मीरों साहब नहीं, मतलब वो जो ठीक है, वो सब तो ये मतलब ये उसका है, हम मैं ला रहे हैं इसमें इंशाल्लाह वो आ जाएगा ज़रा डिटेल से। तो कहना का मकसद ये वो लोग भी थे इसके लिए। ठीक है ठीक है। आपने 1970 की बात की, फिर पीपल्स पार्टी से आपकी एफिलिएशन जी रही जी है बाद थी में? थी थी, हाँ। यही ना रही है। तो आजकल आप पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं, आपने डिसऑन क्यों किया? डिसऑन का मतलब ये है कि हम एक किसी आइडियोलॉजी के तहत उसके साथ थे। ठीक है। और आइडियोलॉजी जो था भुट्टो साहब ने लाया था, और लेकिन उसमें जो असल वर्कर थे जिनके साथ हमने काम किया, मैं नॉर्थ कराची का सेक्रेटरी जनरल था पीपल्स पार्टी का, नॉर्थ कराची का, सही। जो उस ज़माने में जमात इस्लामी का गढ़ कहलाता था वो। और इत्तेफाक से उनके साथ हमारे 3-4 मरतबा लड़ाई भी हुई उसी पॉलिटिकल उसमें। तो कहने का मकसद ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। और उसमें ये सोशलिज़म का जो था बेसिकली नारा जो दिया था, हम उसको फॉलो करते थे। ठीक है। तो हमारा जो ताल्लुक़ था मेराज उमर ख़ान के साथ, जय रहीम के साथ, डॉक्टर मुबशर हसन, ये जितने भी मतलब उस टाइप के लोग थे, उनसे हमारे गहरे रवाबित थे। और हमारा जो भी ये इश्यूज़ थे, बेचारे हर उन्होंने जलसे में इसको हाईलाइट किया, हर जलसे में। ठीक है। अलग सूबे का। अब जब हमारा हुंजा नगर का मर्जर हुआ तो हम भुट्टो साहब से मुलाकात के लिए गए 75 में, मैं मौलाना मदद साहब और कुर्बान अली, हम तीनों गए हैं। तो वहाँ मुलाकात हो, हमें शुक्रिया अदा किया उसके लिए ना। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो राजूं का तो मसला हल कर दिया मैंने, आपका FCR भी ख़त्म कर दिया, मुझे पता है आपका एक इशू है और वो सीरियस इशू है। उसने कहा मैं भी उसके डिटेल, उसका हिस्ट्री तक मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन पिछले दिनों मुझे मेरे अपने कोई उनके कोलीग में से बहुत मोस्ट पॉसिबल कि वो शायद खुर्शीद हसन मीर ने बताया होगा उसको, मेरा अपना अंदाज़ा ये है। सही। तो उसने कहा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके ज़रिए से उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आपके लिए हम अलग सूबे का हम रास्ता निकाल रहे हैं। ये उसकी बात बता रहा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात बता रहा हूँ आपको। तो मतलब वो फिर वही आगे अलग सूबे वाला पीपल्स पार्टी ने पेशरफ नहीं किया भुट्टो के बाद, इसलिए आपने नहीं, कहा उसके बाद नहीं, वो अब इस आ गए साल ना करना चाहिए। अपना उसका क्या नाम लेते हुए तकलीफ होती है मुझे, ज़ियाउल हक साहब आ गए। तो उसके बाद सारा मामला ख़राब हो गया, मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बेनज़ीर का जो बेनज़ीर उसके साथ बहरहाल बात अगेन कंट्रोवर्सी वाली बात है, तो उसको शायद इतना ज़्यादा उस पर ये नहीं था, तो कम इस इशू पर। सही। तो बाकी वहाँ एक चीज़ जो मौसी साहब ने बात की, उसका बाजगुजार, क्या लफ्ज़ है बाजगुजार का ना, बाजगुजार आपका इल्म में लाऊं में एक बहुत ख़तरनाक बात है। अगर हम उस इशू पर जाएँ ना, तो हुंजा नगर ख़ास तौर से हुंजा चंग कायशे के गवर्नमेंट को, चीन के गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। असल वो जो था रिकॉर्ड में वो है, इसका रिकॉर्ड भी नहीं है। ये सिर्फ ये दोनों जो उनके गरीब थे, तो ये क्या करते थे, उधर से कुछ दे के उसको दे के 10-12 तोला सोना, और उसके बदले में वहाँ से कई गुना ज़्यादा चीज़ें आती थी, और लालची थे, तो वो उसके खातिर उन्होंने उसके साथ वो किया हुआ था। ठीक है। जरा अब्बास मसूदी साहब से ये पीपल्स पार्टी का जो विजन से डेविएशन है, इस हवाले से पूछते हैं, तो आप क्यों अभी तक स्टिक हैं? आप समझते हैं कि भुट्टो का जो विजन था वो आज भी इंटैक्ट है? देखें, मैं तो पहले कहीं पॉलिटिक्स की नहीं है, स्टार्ट ही पीपल पार्टी से की है ना। अच्छा, ठीक है। देखें, एक बात है, तालाब में अगर एक मछली गंदी हो तो तालाब को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि उस मछली को निकाला जा सकता है। तो तालाब से मछली उस वक्त निकाल सकते हैं जब आप तालाब में रहेंगे, तालाब में रहेंगे नहीं तो मछली निकल नहीं सकती। चलो, बाद लोग तो हम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज
हम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नज़रिए से मुतासिर हैं, उनकी जो मुज़ाहमती सियासत है उससे मुतासिर हैं, उससे बढ़ के जो उनकी जो अवामी सियासत है। मैंने उस दिन भी आपके इंटरव्यू में कहा था कि हमें ना इलेक्शन लड़ना वाजिब है, ना इलेक्शन जीतना वाजिब है, हमारे लिए वाजिब ये है कि अपने लोगों के दरमियान में खड़े होने के काबिल बने। गिलगित बल्तिस्तान में वो आइडियालॉजी फॉलो होती है आपके ख्याल में? बिल्कुल मेन स्ट्रीम पार्टीज बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बल्कि जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के गरीब वर्कर है उसको चेयरमैन साहब इतनी अहमियत देते हैं जितने पंजाब के किसी को देते हैं। इतनी छोटी सी मैं आपको बात बताऊँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान में 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पैदल सफ़र कर चुके हैं। आपको पता है आज तक कोई किसी फेडरल पार्टी का चेयरमैन नहीं आया। जितना वो उस पे मतलब गाड़ी में ना। अच्छा। उनके लिए तो हेलीकॉप्टर में सफ़र करने वाले जो सारे जो हैं वो हेलीकॉप्टर में ही सफ़र करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ इतना इंटरेस्ट है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में आके लोगों के मसाइल पूछते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितना उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में सफ़र किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में गए, इतना वो सिंध में भी नहीं गए। तो हम इसी वजह से मुतासिर हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम कोई फ़ायदा ले सकते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म में बैठ के ले सकते हैं। किसी किस्म की कोई और मैं और मज़े की आपको बात बताऊं कि ये जो स्पेशल स्टेटस है इसका जो बिल असेंबली में पेश होगा वो भी इंशाल्लाह पीपल पार्टी करेगी। अच्छा, इस दफ़ा जी इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि कोई आइनी शोबे की बात नहीं है, कश्मीरी भी मुज़ाहमत नहीं करेंगे। और ये स्पेशल स्टेटस मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो कश्मीर इशू के हल होने तक तकदीर को बदल देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कश्मीर के सिलसिले में अब जी 21 की बात की दो सेंटेंस। जी जब हमारे अपने इन मुतालिबात के लिए हमने फैसला किया हुंजनगर लिबरेशन मूवमेंट में कि हम तमाम लीडर्स से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लीडर से मिलेंगे, सबसे मुलाकात की, तमाम टॉप के लीडर से। फिर बाद में फैसला हुआ कि नहीं, हम कश्मीरी से भी लीडर से भी मुलाकात करेंगे। तो कश्मीरी लीडरों से मुलाकात की और उनको बताया 3-4 जो चीज़ें थी। तो उस पर वो प्रोविंस पे सरदार क़यूम भी तैयार नहीं थे और सरदार इब्राहिम भी। अच्छा, सरदार इब्राहिम सदर थे उस ज़माने में, जब हम मिले उनसे तो उनको बाकी चीज़ें छोड़ें, उसी पॉइंट पर आते हैं। तो उसको हमने कहा कि आपने हमारे बिहाफ पे कैसे साइन किया वो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ, किसने इख्तियार दिया था आपको? उसके पास जवाब नहीं था। जब स्टूडेंट थे ना, हम यंग लड़के थे, ज़रा इमोशनल किस्म के वो बातें हुई। तो उसने बिलाखिर कहा कि बस मेरी मजबूरी थी, मुझे एक फ़ोन आया और मुझे ये करना पड़ा। अच्छा, और अदरवाइज़ ये हमारा हक नहीं उसमें। ठीक है, कोई फ़ोन आया फिर करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दोनों मेहमानों का, अमानुल्लाह खान साहब, अब्बास मौसूरी साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है बुनियादी तौर पर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।